So, intensive or intrinsic properties. These are the properties which are independent of mass or value remains the same on its fraction. तो यहाँ पर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को समझने का एक और तरीका है जो इसके सेकेंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन में लिखा है, वैल्यू रिमेन्स द सेम ऑन इट्स फ्रैक्शन। तो किसी भी मैटर का जब हम फ्रैक्शन करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है जो कि चेंज हो जाती है और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है जो चेंज नहीं होती है। तो वो प्रॉपर्टीज़ जो चेंज नहीं होती है उसे हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ जो चेंज हो जाती है फ्रैक्शन करने पर उन्हें हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग एक रूम में बैठे हैं। अब उस रूम को हम लोग दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जो रूम का इनिशियल टेम्परेचर था वही फाइनल जो न्यू रूम के पार्ट्स हैं उनका टेम्परेचर भी होगा, लेकिन रूम को डिवाइड करने पर उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ और वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के जो एग्जांपल्स है वो है प्रेशर, टेम्परेचर, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो जो रेशियो होता है दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, वो उस रेशियो से जो हमें प्रॉपर्टी मिलती है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल, डेंसिटी। डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है मास अपॉन वॉल्यूम, जिसमें मास और वॉल्यूम दोनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके रेशियो करने से जो ऑब्टेन हमें प्रॉपर्टी हो रही है डेंसिटी, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। सिमिलरली स्पेसिफिक एनर्जी, जो कि एनर्जी पर यूनिट मास होती है, स्पेसिफिक हीट, heat per unit mass, coefficient of thermal expansion, velocity, etc. Extensive or extrinsic property. These are dependent on mass. ये properties mass पे dependent होती है। इसके examples हैं volume, enthalpy, internal energy, entropy, heat capacity, etc. तो अब हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझते हैं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने से पहले मैं एक जो मिसकंसेप्शन होता है उसे यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एक ही होता है, बट ऐसा नहीं है। ये दोनों अलग अलग वर्ड्स है और इनका मतलब भी बहुत अलग अलग होता है। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को हम लोग अब समझते हैं। एक सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तब आता है जब वो तीन तरह के इक्विलिब्रियम में एक साथ प्रेजेंट हो, और वो तीन इक्विलिब्रियम है थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम जिसमें इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर को अटेन किया जाता है। दूसरा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जिसपे कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम जिसपे केमिकल पोटेंशियल की इक्वालिटी देखी जाती है। इनको हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट ये पता होना चाहिए कि कौन से तीन इक्विलिब्रियम को अटेन करने पर हमें थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होता है। तो a system is said to be in thermodynamic equilibrium if it is present in thermal, mechanical and chemical equilibrium at the same time। तो यहाँ पर ये कीवर्ड है at the same time, यानी तीनों जो इक्विलिब्रियम है उसमें सिस्टम सेम टाइम पर प्रेजेंट होना चाहिए। अब हम लोग प्योर सब्सटेंसेस को समझते हैं। प्योर सब्सटेंस की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर हमें किसी सब्सटेंस पर ये पता करना है कि वो प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस है, तो हम सिंपली उसके वॉल्यूम में जाएंगे और उसके वॉल्यूम में कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट करेंगे। अब उस पॉइंट्स जो हमने वॉल्यूम में सेलेक्ट करे हैं उस पर जाकर हम उस सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन देखेंगे। अगर उन सभी पॉइंट्स पे जो सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन है वो सेम आती है तो वो एक प्योर सब्सटेंस होता है। इसको हम लोग आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। तो it is the substance of constant chemical composition throughout its volume of mixture irrespective of its phase। यानी हमें इसके फेजेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना है। हमें उसके वॉल्यूम के पॉइंट्स पर, डिफरेंट पॉइंट्स पर जाकर सिर्फ केमिकल कंपोजिशन चेक करना है और वो केमिकल कंपोजिशन सेम होना चाहिए।
तो हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है जैसे आइस। आइस एक सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर है। अब आइस जो है, हम उसके वॉल्यूम में जाकर कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो H2O ही रहेगा। सिमिलरली वाटर और स्टीम। अब यहाँ पर एक मिक्सचर दिया हुआ है, आइस प्लस वाटर। तो ये जो मिक्सचर है इसमें सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। बट आप एक बात पर ध्यान देंगे, इस मिक्सचर के भी हम लोग किसी भी पॉइंट पर जाकर केमिकल कंपोजिशन देखेंगे तो वो H2O ही होगी। तो ये मिक्सचर भी एक प्योर सब्सटेंस है। सिमिलरली वाटर प्लस स्टीम, वेपर, गैसियस, एयर, ड्राई एयर एटसेट्रा। ड्राई एयर इसीलिए क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उसकी कंपोजिशन फिक्स्ड है। तो यहाँ पर मैंने एक नोट मेंशन किया गया है। ये नोट ये कहता है कि जो मॉइस्ट एयर है वो एक इम्प्योर सब्सटेंस है, यानी मॉइस्ट एयर एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि मॉइस्ट एयर जो है वो मिक्सचर होता है ड्राई एयर और वाटर वेपर का। लेकिन जो वाटर वेपर है वो ड्राई एयर में यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है। उसके कारण जो मॉइस्ट एयर की कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, वो थ्रू आउट द वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रह पाती है। इसीलिए मॉइस्ट एयर एक इम्प्योर सब्सटेंस है। मॉइस्ट एयर इज अ composition of dry air and water vapor. Dry air is a pure substance, but moist air is a impure substance because of variation in water vapor content throughout its volume. ओके, तो वाटर वेपर कंटेंट का वेरिएशन होने के कारण ये एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है। तो आइए अब हम लोग थर्मोडाइनमिक स्टेट को समझते हैं। थर्मोडाइनमिक स्टेट, स्टेट यानी होता है कंडीशन, हालत। तो यहाँ पर हम लोग सिस्टम की कंडीशन यानी कि सिस्टम किस हालत में प्रेजेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट रिप्रेजेंट्स द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर आप इस ग्राफ में देखेंगे तो पॉइंट 1 और जो पॉइंट 2 है वो थर्मोडायनेमिक स्टेट है, और ग्राफ पर ये जो स्टेट्स रिप्रेजेंट की जाती है वो है इक्विलिब्रियम स्टेट्स। अब इन दो इक्विलिब्रियम स्टेट्स को ज्वाइन करने पर जो हमें कर्व मिलता है उसे हम लोग पाथ कहते हैं। पाथ रियलिटी में एक प्रोसेस है जिससे हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट को ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पर ये पाथ ए है और ये है पाथ बी। तो हम लोग अब वर्क का जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन देखते हैं। वर्क जो है वो है एफ डॉट डी एक्स, यानी कि ये डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी होगी। वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फोर्स जो है उसको हम लोग प्रेशर की टर्म्स में लिख सकते हैं। सिंपल जो फॉर्मूला होता है प्रेशर का वो होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। तो हमने एरिया को LHS में लेकर गए तो फोर्स का जो फॉर्मूला आता है वो आता है प्रेशर इनटू एरिया। अब इस इनिशियल इक्वेशन में हमने फोर्स को प्रेशर इनटू एरिया से सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पर आता है प्रेशर एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज dx। तो एरिया इनटू जो डिस्प्लेसमेंट है वो है dv बन जाता है, यानी कि डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। तो वर्क का जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो आता है P डॉट डी वी, यानी कि प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। तो अब हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को समझते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार आप लोग इस ग्राफ को देखिए, इसमें एक स्टेट ए दी हुई है और स्टेट बी। स्टेट ए जो है वो एक इनिशियल स्टेट उसको मैं बोल रहा हूँ, और बी जो है वो है फाइनल स्टेट। आप लोग इन टर्म्स को अभी इग्नोर कीजिए। अभी आप ये जो डार्क यहाँ पे जो कर्व है उसको एक बार देखिए। तो ये जो प्रोसेस है ए टू बी, जिसको एक डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये एक प्रोसेस है जिससे हमें इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट हम लोग अचीव कर रहे हैं। अब इस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कब बोल सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस प्रोसेस को हम लोग एक रिवर्सिबल प्रोसेस तब बोल सकते हैं जब हमारे पास एक ऐसी बैकवर्ड प्रोसेस प्रेजेंट हो जिसमें हम फाइनल से फाइनल जो स्टेट है हमारी बी, उससे इनिशियल स्टेट में वापस जा सके, यानी कि हम लोग सिस्टम को उसके इनिशियल स्टेट में पहुंचा सके।
और इसके अलावा एक और कंडीशन है यहाँ पर कि सराउंडिंग भी अपने इनिशियल स्टेट में पहुँच जाए, यानी जब हम लोग सिस्टम को फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में लेकर जाएं, तब सराउंडिंग भी जो है वो अपने इनिशियल स्टेट में पहुँच जाए। तो उस केस में वो जो ओरिजिनल प्रोसेस है, यानी कि प्रोसेस ए टू बी, उस प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हैं। ओके, a process is said to be reversible in which system can return to its original state, यानी a system can return to its original state without leaving any effect on surrounding, यानी surrounding भी अपने initial state में पहुंच जाए। तो यहाँ पर कुछ important points मैंने mention किए गए हैं रिवर्सिबल प्रोसेस से रिलेटेड। तो पहला पॉइंट तो ये कि जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस होती हैं उनको ग्राफ पे डार्क कर्व से शो किया जाता है, और इरिवर्सिबल जो प्रोसेसेस होती है उसे डैश्ड या ये डॉटेड लाइन जो है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैंने आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करते समय बताया था कि ए टू बी जो है ये फॉरवर्ड प्रोसेस है। अब हमें ऐसी एक बैकवर्ड प्रोसेस चाहिए थी जिसके थ्रू हम लोग सिस्टम को भी इनिशियल स्टेट और सराउंडिंग को भी उसके इनिशियल स्टेट में पहुंचा सके। तो वो बैकवर्ड प्रोसेस कोई और प्रोसेस नहीं हो सकती, यानी वो बैकवर्ड प्रोसेस में इनिशियल प्रोसेस को ही रिट्रेस करना होगा। यानी कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस में जो ये फॉरवर्ड प्रोसेस है और जो बैकवर्ड प्रोसेस होगी वो दोनों सेम होती है। तो हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबिलिटी जो प्रोसेस में आती है वो आती है फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन, फ्री एक्सपेंशन जिसमें हम लोग गैसेस को फ्रीली एक्सपैंड करने देते हैं, मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड्स जिसमें फ्लूइड्स की मिक्सिंग होती है, और फोर्थ है हीट ट्रांसफर टू ए फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, जिसमें जो हीट का ट्रांसफर होता है एक फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में, वो भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग साइक्लिक प्रोसेस को समझते हैं। साइक्लिक प्रोसेस का एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, ऐसी प्रोसेसेस जिनकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जो है वो सेम हो, उसे हम लोग साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। अ प्रोसेस इज said to be a cyclic in which initial state and final state are same। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है जिसमें हम लोग सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट को देखते हैं, और अगर वो सेम होती है तो उसे साइक्लिक प्रोसेस हम लोग बोल देते हैं। साइक्लिक प्रोसेस को समझने का एक और तरीका है यहाँ पर कि उसके जो ग्राफ्स होते हैं, साइक्लिक प्रोसेस के जो ग्राफ्स होते हैं वो एक क्लोज्ड फिगर होते हैं। उसके एग्जांपल्स आप यहाँ देख सकते हैं कि ये साइक्लिक प्रोसेस का एग्जांपल है, प्रोसेस 1 to 2, देन 2 to 3 एंड देन 3 to अगेन 1। तो ये जो पूरा कर्व है इनकम्प्लीट, वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। सिमिलरली दिस ऑल्सो। तो यहाँ पर एक नोट है, उस नोट में मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन किया। ये काफ़ी पीएसयूज के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें कितनी मिनिमम प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट है टू अचीव, टू ऑब्टेन अ साइक्लिक प्रोसेस, कि हमें कितनी मिनिमम प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम साइक्लिक प्रोसेस को ऑब्टेन कर पाए। सो मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस रिक्वायर्ड टू मेक अ साइक्लिक प्रोसेस आर 2। तो उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 2, यानी कि मिनिमम 2 प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट है हमें जिससे हम लोग साइक्लिक प्रोसेस को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो एक मिसकंसेप्शन यहाँ पर भी होता है कि स्टूडेंट्स अज्यूम कर लेते हैं कि क्वासी स्टैटिक जो प्रोसेस है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक सिंपल प्रोसेस है। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस है, यानी कि जब हम सिस्टम को देखते हैं तो हमें लगेगा भी नहीं कि इसमें कुछ प्रोसेस हो रहा है। सिस्टम हमें हमेशा रेस्ट पोजीशन पर दिखाई देगा। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस प्रोसेस की जो हर एक स्टेप है उसमें हमें एक नई इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव होती है। तो सिस्टम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स होने के कारण
ये एक इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस है. So it represent almost in rest condition or infinite slowness is the characteristic of quasi static process. यानी कि हमें infinite slowness इसमें देखने को मिलता है. और it is a imaginary process. ये एक imaginary process है which is generated by joining series of equilibrium states. यानी कि जो equilibrium states की series को generate करने से जो imaginary process हमें मिलती है वो है quasi static. तो अगर क्वासी स्टैटिक जो प्रोसेस है उसमें फ्रिक्शन नहीं होता है, फ्रिक्शन एब्सेंट होता है, तो उस केस में इस प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हैं. क्वासी स्टैटिक प्रोसेस विदाउट फ्रिक्शन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. एग्जाम्पल इज फ्रिक्शनलेस पिस्टन. तो आइए अब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं. Any gas behaves as an ideal gas under low pressure and high temperature. ये जो फर्स्ट पार्ट है कि कोई भी आइडियल गैस लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंडर आइडियल गैस का बिहेवियर शो करती है. तो ऐसा क्यों? इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न है कि जो आइडियल गैस की थ्योरी होती है वो अज्यूम करती है कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है. लेकिन ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो एक रियल गैसेस में प्रेजेंट होता है. अब मान लीजिए हम लोग जो रियल गैस है उसको लो प्रेशर पर लेकर जाते हैं. लो प्रेशर यानी कि काफ़ी स्पेस प्रेजेंट होगा सिस्टम में. तो जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर होंगे और उस डिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में वो डिक्रीज कर जाएंगे, यानी कि वो कम हो जाएंगे. और दूसरा जो है हाई टेम्परेचर ऑब्टेन करने पर वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी. तो इसके कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी और वो काफ़ी स्पीडली मूवमेंट करेंगे और इसके कारण भी उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में डिक्रीज हमें देखने को मिलेगा. तो इन दोनों कंडीशंस को कंबाइंडली हम देखेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे और वो एक आइडियल गैस बिहेवियर शो करने लगेगी वो गैस. द एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन इज, तो हम लोग आइडियल गैस की इक्वेशन देखते हैं पी वी इक्वल टू एम आर टी. ये एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन है जिसमें P इज़ एब्सोल्यूट प्रेशर, R इज़ कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, T इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन. प्रेशर जो एब्सोल्यूट होता है वो होता है गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सम. The other form of ideal gas equation is PV equal to nRT. इसमें N जो है is number of moles. तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स R बार और R में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ये जो R है और R बार है ये पहली बात तो ये दोनों बहुत अलग अलग टर्म है. R जो है उसे बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट और ये सभी गैसेस के लिए अलग अलग होता है. यानी ये एयर के लिए अलग होगा, नाइट्रोजन के लिए अलग होगा. सिमिलरली हर एक गैस के लिए कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट यानी ये वाला R जो है उसकी वैल्यू अलग अलग होती है. लेकिन R बार जो है वो एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है. इसकी वैल्यू हर एक गैस के लिए सेम होती है और इसकी वैल्यू जो है वो है 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन. ये R बार की वैल्यू. तो मॉल्स का जो फॉर्मूला है यहाँ पर दिया है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. हम लोग ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इससे ये वाली इक्वेशन भी ऑब्टेन कर सकते हैं. सिंपली हमें जो ये LHS है इसमें मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है. डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट. तो जो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, जो कि यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया है. तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा मोल्स एंड R मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा R बार. तो उसके थ्रू हमें ये वाली क्या इक्वेशन मिल जाएगी PV इक्वल टू एन आर बार टी. तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मैंने एयर के कुछ पैरामीटर्स मेंशन किए हैं जो कि इस सब्जेक्ट में काफ़ी यूज़ होने वाले हैं. पैरामीटर्स ऑफ एयर.
तो पहला जो पैरामीटर है वो है Cp, स्पेसिफिक हीट एट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसकी वैल्यू है 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। दूसरी जो है वो है Cv है 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो है R कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। इसका जो फॉर्मूला है वो है Cp माइनस Cv, और इसकी वैल्यू जो है एयर के लिए वो है 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। गामा जो है उसका जो फॉर्मूला होता है Cp/Cv, और इसकी वैल्यू जो है वो एयर के लिए जो निकल कर आती है वो है 1.4। एयर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 28.96 म्यू, जिसे हम लोग नियरली 29 लेकर चलते हैं। यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो स्मॉल टी है उसको हम लोग डिग्री सेल्सियस के लिए यूज़ करेंगे, और जो कैपिटल टी है उसको हम लोग केल्विन के लिए यूज़ करेंगे। तो ये जो कन्वर्जन फॉर्मूला है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन। उसके बाद हम लोग ट्रिपल पॉइंट की बात करते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रिपल पॉइंट जो टेम्परेचर है वाटर का वो होता है 273.16 केल्विन और 0.01 डिग्री सेल्सियस। ट्रिपल पॉइंट प्रेशर ऑफ वाटर इज 4.587 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो ये दो पैरामीटर आप लोगों को याद होने चाहिए।